हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी का सिविक्स पोर्शन, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं जामिया वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनसे अपोलोजाइज़ करना चाहती हूँ। आई एम रियली सो सॉरी, एसएसटी की वीडियोस रेगुलर नहीं हो पाती हैं, बट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई ट्राई माई बेस्ट कि आपकी वीडियोस रेगुलर रहें। अगर गैप भी होता है तो बस बीच में एक दिन का गैप होगा, उससे ज़्यादा नहीं। मैं एक चैप्टर अपलोड करूँगी, उसके नेक्स्ट डे इंपॉर्टेंट चैप्टर की वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो आप रेगुलरली स्टडी करो। आप लोग का एसएसटी पोर्शन काफ़ी पीछे चला जा रहा है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकते हैं मैंने सारे यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस्ड हैं। इसके बाद एक वीडियो आएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इसी चैप्टर की, वो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए लाइन हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री में इसलिए बनाया जाता है ताकि वहाँ के रूल एंड रेगुलेशन को मेंटेन किया जा सके। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रूल रेगुलेशन को मेंटेन करने का एक ज़रिया है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1934 में डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। पहला क्वेश्चन जो फ्रेम हो सकता है यहाँ से वो ये हो सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? 1934 में, ठीक है। या फिर पूछ सकता है किसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की थी? किसने की थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। अब बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है क्या? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक असेंबली थी जहाँ पर लोगों ने बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे भारत का संविधान जो है वो कहाँ से बन के आया है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। एक जगह थी, एक एरिया था जहाँ पे कई सारे लोगों ने मिल के हमारे भारत के संविधान को बनाया, डिस्कस किए। उसको बात समझ में आई? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कब आई थी? 1934 में। किसने डिमांड की थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। एक और चीज़ मैं बता दूँ, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया था, इंडिया में जो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया वो दिया था M.N. रॉय ने। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन कि हु गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और हु गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो वो कौन थे? M.N. रॉय। पहली बार इन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नाम लिया था, इसके बारे में बात की थी। अब देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बनी वो बनी 1946 में, ठीक है। डिमांड कब आई थी? 1934 में, और बन कब गई? 1946 में, ठीक है। 1946 में उस वक्त 389 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। कितने मेंबर्स थे? 389 मेंबर्स थे, ठीक है। जिसमें से 292 प्रोविंसेस के रिप्रेजेंटेटिव थे और 93 प्रिंसली स्टेट के। इस पे ज़्यादा ध्यान ना दीजिए, ध्यान इस पे दीजिए कि टोटल कितने मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? 389 मेंबर्स थे। बात समझ में आई? अब कितने दिनों में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हो गया था दिसंबर 1946 में और बन के तैयार हुआ नवंबर 1949 में, ठीक है। दिसंबर 1946 में स्टार्ट हुआ, नवंबर 1949 में बनकर ख़त्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में टोटल एग्जैक्ट टाइम कितना लगा? 2 years 11 months एंड 18 days। ये ज़रूर याद रखनी है। कितने टाइम में बना कॉन्स्टिट्यूशन? 2 years 11 months एंड 18 days। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कितने टाइम पीरियड के बीच में बना, तो दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक ये बनता रहा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछ ले हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो आपने बोलना है राजेंद्र प्रसाद। अब बी.आर. अम्बेडकर के बारे में जान लेते हैं। बी.आर. अम्बेडकर जो थे वो हमारे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा हु इज़ फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप बोलोगे बी.आर. अम्बेडकर। दूसरा क्वेश्चन जो बी.आर. अम्बेडकर से पूछता है वो पूछेगा ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? बी.आर. अम्बेडकर जी ही ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा फालतू बातें हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं चैप्टर में। जो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही डिस्कशन करेंगे। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है। मतलब सबसे ज़्यादा मोटा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट है और सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगर आपसे पूछे कि विच इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट और
वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप बोलोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अडॉप्ट में और इफेक्ट में। देखिए, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया था, अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 में। अगर आपसे पूछे कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कब आया, या पूछे कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स कब हुआ, ठीक है, लागू कब हुआ, तो वो कब हुआ 26 जनवरी 1950, जिस दिन को हम रिपब्लिक डे के नाम से मानते हैं। रिपब्लिक डे हम क्यों मनाते हैं? रिपब्लिक डे इसीलिए मनाते हैं, क्यों? क्योंकि उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया, इफेक्ट में आया, या कह सकते हैं इन्फोर्स हुआ। बात समझ में आई? जब अडॉप्ट पूछेगा तो 26 नवंबर 1949, अगर इफेक्ट पूछे, फोर्स पूछे कि फोर्स में कब आया, या फिर पूछे एनफोर्स कब हुआ, तो आप बोलोगे 26 जनवरी 1950। ठीक, और इसी दिन हमारा रिपब्लिक डे होता है। अब डिस्कस कर लेते हैं फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आपके बुक में दिया गया है। क्या क्या फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? फेडरलिज्म है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सेपरेशन ऑफ पावर है, फंडामेंटल राइट्स एंड सेकुलरिज्म है। चलिए एक एक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा फेडरलिज्म। फेडरलिज्म किसको कहते हैं हम? जब एक कंट्री में एक लेवल से ज़्यादा गवर्नमेंट हो, मतलब गवर्नमेंट के कई सारे लेवल्स हों। बात ऐसे नहीं समझ में आएगी। बात कैसे समझ में आएगी? एग्जाम्पल देखेंगे हम। क्या एग्जाम्पल लेते हैं? हमारे इंडिया में देखोगे एक सेंटर गवर्नमेंट होती है, ठीक है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? बीजेपी। फिर भी आता है स्टेट गवर्नमेंट। हर स्टेट, यूपी का अलग गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र का अलग है, गुजरात का अलग है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स अलग अलग होती हैं। फिर लोकल लेवल पे देखोगे आपके यहाँ प्रधानी का इलेक्शन होता है, ठीक है। ये सारे जो होते हैं वो लोकल लेवल वाले गवर्नमेंट होते हैं। तो इंडिया में जो पावर हैं वो डिवाइड कर दिया गया है 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट में। इंडिया में कितने लेवल हैं? 3 लेवल है गवर्नमेंट का। कौन कौन सा? सबसे पहला जो है टायर 1, मतलब लेवल 1, कौन सा है? सेंटर। अगर पूछे टायर 2 कौन है, मतलब लेवल 2 कौन है? वो है स्टेट। अगर पूछे आपसे टायर 3 कौन है इंडिया का, टायर 3 गवर्नमेंट कौन है इंडिया की, वो है पंचायती, ठीक है, पंचायती राज। बात समझ में आ गई? तो इंडिया में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड, इसको कहते हैं हम फेडरलिज्म। जब एक कंट्री में एक लेवल से ज़्यादा गवर्नमेंट हो उसको कहेंगे फेडरलिज्म। अगर पूछे गवर्नमेंट इंडिया में कितने टायर की है, कितने लेवल की गवर्नमेंट इंडिया में है? 3 लेवल है, ठीक है। सबसे पहला लेवल है हमारा सेंटर, सेकेंड लेवल इज स्टेट, थर्ड लेयर और टायर इज पंचायती राज, ठीक है। अब इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 लिस्ट भी दी है हमें। क्या दी है? 3 लिस्ट। 3 लिस्टों का नाम है एक यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट है जिस पे सेंटर गवर्नमेंट का अधिकार होता है, मतलब यूनियन लिस्ट में जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे कौन डील करेगा? सेंटर डील करेगी, ठीक। स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उससे कौन डील करता है? स्टेट डील करता है। टॉपिक्स का क्या मतलब है? जैसे काम बांट देना। ये लिस्ट क्यों बनाए गए हैं? ये लिस्ट जो तीनों हैं इसलिए बनाए गए हैं कि जो सेंटर, स्टेट और पंचायती हैं उनके बीच में काम को बांट दिया जाए। तो इसीलिए ये लिस्ट बनाई है कि लड़ाई ना हो। भाई सेंटर का ये मेरा काम है, स्टेट बोले ये मेरा काम है, लड़ाई हो जाएगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 लिस्ट बना दी है कि भाई तुम अपना अपना काम देखो, कोई दूसरे के काम में दखलंदाजी मत करना। तो यूनियन लिस्ट पे कौन बनाता है? सेंटर बनाता है। स्टेट लिस्ट पे कौन रूल करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। और जो कंकरेंट लिस्ट है ये ऐसी लिस्ट है जिस पे स्टेट और सेंटर दोनों का होता है। स्टेट और सेंटर दोनों कंकरेंट लिस्ट पर बात कर सकते हैं, ये चीज़ याद रखना। समझ में आ रही बात? अगर पूछे कंकरेंट लिस्ट पे रूल रेगुलेशन कौन बना सकता है, कंकरेंट लिस्ट पे बात कौन कर सकता है, तो सेंटर स्टेट दोनों कर सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, लिस्ट को डिटेल में देखते हैं। यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं? 97 सब्जेक्ट्स हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? 97 सब्जेक्ट्स हैं। इन सब्जेक्ट में क्या आता है? डिफेंस पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है। जो मैंने बताया ना कि काम बांट देना, तो ये काम है। डिफेंस पे को कौन देखता है? सेंटर देखती है, ये यूनियन लिस्ट में है। करेंसी पे कौन रूल बनाता है, कौन कानून बनाता है? यूनियन बनाती है। क्यों? क्योंकि ये यूनियन लिस्ट में आता है। इसी तरीके से बैंकिंग पे कौन रूल बनाता है? सेंटर गवर्नमेंट बनाती है। तो एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने ये डाल दिया ये लिस्ट, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले डिफेंस पे कौन रूल बनाता है तो बोलोगे
सेंटर बनाती है। क्यों? क्योंकि ये यूनियन लिस्ट का टॉपिक है। करेंसी पे पूछ ले कौन रूल बनाता है? सेंटर बनाता है। बैंकिंग पे कौन बना रहा है? वो सेंटर, क्योंकि ये सारे के सारे यूनियन लिस्ट के हैं। अगर पूछ ले यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? 97 सब्जेक्ट है, 97 टॉपिक है। स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स हैं। पहले ये 65 थे, लेकिन अब कितने हो गए हैं? 61 हो गए हैं। ठीक है, तो 61 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें पब्लिक हेल्थ, हेल्थ पे पुलिस, फॉरेस्ट, पुलिस, फॉरेस्ट, हेल्थ जो है, ये तीनों के तीनों स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। इसी तरह कंकरेंट लिस्ट जो है उसमें 52 सब्जेक्ट्स हैं। कंकरेंट लिस्ट का टॉपिक है एजुकेशन। एजुकेशन पे स्टेट लिस्ट भी अपना रूल रेगुलेशन बना सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। ट्रेड भी जो है वो भी कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो बात समझ में आई? फेडरलिज्म में क्या होता है? पावर को डिवाइड कर दिया जाता है बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, राइट। और इसके लिए लिस्ट बनाई जाती है कि लड़ाई ना हो। 3 लिस्ट हमने देखी। यूनियन लिस्ट जिस पे यूनियन रूल, स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाती है। फिर स्टेट लिस्ट जिस पे स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार होता है। और कंकरेंट लिस्ट जिस पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों साथ में मिलके काम कर सकते हैं। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में हमें ये समझाया गया है कि इंडिया में जो गवर्नमेंट होती है उसको लोग चुनते हैं। क्या करते हैं? लोग चुनते हैं। हम इंसान जाके चूज़ करते हैं अपना लीडर, इलेक्शन होता है और पार्लियामेंट में जाके गवर्नमेंट बन जाती है। इसमें सबसे याद रखने वाली चीज़ जो है वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। एक वर्ड यूज़ किया गया है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये क्या होता है मैं आपको समझा दूँ। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है राइट टू वोट। जब आप 18 साल या 18 साल के ऊपर हो जाते हो तो आपको राइट टू वोट मिल जाता है, वोट देने का अधिकार मिल जाता है। उसी को कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन राइट टू वोट आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ 18 ईयर्स, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। फिर अगला जो फीचर था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वह है सेपरेशन ऑफ पावर्स। पावर को डिवाइड कर दिया गया है। किस में डिवाइड कर दिया गया है? 3 ऑर्गन्स में। जिस तरीके से आपने देखा था लेवल में क्या कर दिया गया है? सेपरेशन कर दिया गया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। यहाँ पे पावर को, इंडियन पावर को 3 ग्रुप में, 3 ऑर्गन्स में डिवाइड कर दिया गया है। अगर आपसे पूछे कितने गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स होते हैं? गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। पहला ऑर्गन है लेजिस्लेटिव, दूसरा ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव, तीसरा ऑर्गन है जुडिशरी। मैं आपको समझा देती हूँ लेजिस्लेटिव क्या है। लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट का वो ऑर्गन है जिसमें आते हैं सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो हम एमएलए, एमपी इन लोग को बनाते हैं ना, जो लॉज बनाते हैं कंट्री के लिए, कानून बनाते हैं, बिल पास करते हैं, वो सारे के सारे लेजिस्लेटिव होते हैं। बात समझ में आई? जो लॉ मेकिंग बॉडी है कंट्री की, अगर पूछ ले आपसे लॉ मेकिंग बॉडी कौन सी है कंट्री की, तो वो है लेजिस्लेटिव। ये लॉ मेकिंग है इनका काम, ये कानून बनाते हैं, बिल पास करते हैं। इसमें सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आ जाते हैं। बात समझ में आ गई? दूसरा है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन लोग होते हैं? इनका काम होता है जो बने बनाए लॉज हैं, जो लेजिस्लेटिव ने लॉज बना के दिया है उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको लागू करवाना। बात समझ में आया? एग्जीक्यूटिव में कौन आएगा? हमारा प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, ये सारे क्या हैं? ये सारे एग्जीक्यूटिव हैं। तीसरा जो ऑर्गन है जुडिशरी। जुडिशरी क्या है? अ सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। जो हमारे देश में कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिनका काम क्या है? देश में कानून को मेंटेन रखना। ठीक है, किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसको इंसाफ दिलाना। तो सिस्टम ऑफ कोर्ट्स कौन है? जुडिशरी। बात समझ में आ गई? 3 ऑर्गन है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम होता है लॉ बनाना, लॉ मेकिंग। एग्जीक्यूटिव का काम है इम्प्लीमेंटिंग लॉज, और जुडिशरी का काम होता है सेफ गार्डिंग पीपल्स राइट, मतलब लोगों को न्याय दिलवाना, इंसाफ दिलाना। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है स्टेट। आपके चैप्टर में स्टेट वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। आप समझ लीजिए स्टेट है क्या। जो स्टेट वर्ड होता है वो हम एक कंट्री के लिए यूज़ करते हैं, कैसे? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के लिए यूज़ करते हैं जो एक डेफिनिट टेरिटरी में है। तो अगर आपसे पूछ ले
डैश यहाँ पे स्टेट को गायब कर दे और पूछ ले इज़ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दैट रिप्रेजेंट्स अ सवरेन पीपल हु ऑक्यूपाई अ डेफिनेट टेरिटरी। तो आप क्या लगाओगे, स्टेट लगाओगे। इस लाइन को अच्छे से याद कर लो। स्टेट क्या होता है, एक ऐसा एरिया, एक ऐसी डेफिनेट टेरिटरी जहाँ पे सवरेन लोग रह रहे हों। सवरेन लोग कौन होते हैं, जिनके काम में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को कहा गया है कंसाइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कंसाइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो आप बोलोगे बिना सोचे समझे फंडामेंटल राइट्स आर द कंसाइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ राइट्स दी हैं कि हाँ ये लो, मज़े ले लो, राइट्स के अधिकार दे रहे हैं हम तुम्हें, वो अधिकार तुमसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, कौन कौन से अधिकार हैं, वो 6 अधिकार हैं हमारे पास, 6 राइट्स हैं। अगर क्वेश्चन पूछे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने राइट्स दिए गए हैं, कितने फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ये क्या है फंडामेंटल राइट्स, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास। पहला है राइट टू इक्वालिटी, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये से आते हैं, ध्यान से सुनना। 6 फंडामेंटल राइट्स हमारे पास, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। एक को डिटेल में समझते हैं। पहला हमारा राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी को देखते हैं। राइट टू इक्वालिटी में क्या है, मतलब समानता का अधिकार, सबको एक समान समझा जाए। ये नहीं कि कोई अमीर है तो उसको ज़्यादा भाव दो, कोई गरीब है तो उसको कम भाव दो, कोई मुस्लिम है तो उसको कम भाव दो, कोई हिंदू है तो ज़्यादा भाव दो। राइट टू इक्वालिटी कहता है कि हर इंसान कानून के नज़र में एक बराबर है। बात समझ में आई? किसी को ना रिलीजन के बेस पे, ना कास्ट के बेस पे, ना सेक्स के बेस पे, इन सारे बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। सबको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। जितने भी सरकारी नौकरी हैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ठीक है, अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर दिया जाएगा। पहले ज़माने में क्या होता था कि जो नीचे जात वाले होते थे उनको टच नहीं करना, वरना तुम अपवित्र हो जाओगे। तो इस अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने की बात की गई। ठीक, याद रखने वाली चीज़ मैम बताइए, फालतू बकवास नहीं करिए। ओके, याद रखने वाली चीज़ सबसे पहली ये है कि आपने याद रखना है इक्वालिटी बिफोर लॉ किस आर्टिकल में है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो है आर्टिकल नंबर 14। अगर आपसे पूछ ले इक्वालिटी बिफोर लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है, तो कौन सा है, आर्टिकल 14। ठीक, फिर दूसरी चीज़ जो याद रखनी है, आपसे पूछे एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में है, तो वो है आर्टिकल नंबर 17। बात समझ में आई? 2 चीज़ें याद रखनी है, आर्टिकल 14 में है इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 17 में है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत की चीज़ों को ख़त्म करना। अगला हमारा है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में हमें क्या दिया जाता है, हमें आज़ादी दी जाती है। किसकी आज़ादी? बोलने की आज़ादी, कंट्री में कहीं भी जाने की आज़ादी, टू मूव फ्रीली इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री। ये नहीं है कि तुम उत्तर प्रदेश में रह रहे हो तो उत्तर प्रदेश ही में रहो, गुजरात नहीं जा सकते, दिल्ली नहीं आ सकते। क्यों भाई, तुम पूरे इंडिया में कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी जाके बस सकते हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है। ठीक, तो बोलने की अधिकार है, एसोसिएशन बनाने का अधिकार है, ग्रुप बना सकते हो, पार्टी बना सकते हो। ठीक, और तुम कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप अगर क्या एग्जाम्पल दूँ मैं, अगर आप किसी सब्ज़ी वाले के यहाँ पैदा हुए हो तो सब्ज़ी बेचो, कोई ऐसा वो नहीं है। आपको राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, एनी प्रोफेशन है, आप कोई भी काम कर सकते हो। आपको टीचर बनना है टीचर बनो, आपको आर्मी में जाना आर्मी में जाओ, कोई रोकने टोकने वाली चीज़ नहीं है यहाँ पे। तो ये राइट टू फ्रीडम है। राइट टू फ्रीडम में क्या क्या आ जाता है, बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, टू फॉर्म एनी एसोसिएशन, टू मूव फ्रीली इन एनी कंट्री एंड टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। बात समझ में आई? तीसरा राइट हमारा राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में जो छोटे बच्चे होते हैं ना, 14 साल के कम बच्चे, उनके बारे में बात की जाती है। बात ये की जाती है कि 14 साल से कम बच्चों को आप काम नहीं करवा सकते, उनको ट्रैफिक नहीं कर सकते, किडनैप करके इधर उधर बेचना, ये सारी चीज़ें इलीगल हैं अकॉर्डिंग टू राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो ये याद रखना, 14 साल से कम बच्चों की बात हो रही है। 14 साल से कम बच्चों से काम वगैरह लेना फैक्ट्री में, ये सारी चीज़ें इलीगल होती हैं। अब हमारे 3 राइट्स हमने देख लिए हैं,
बाकी 3 पे डिस्कशन कर लेते हैं। फिर है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब आप कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको हिंदू रहना है हिंदू रहो, मुस्लिम बनना है मुस्लिम बनो, कोई आप पे रोक टोक नहीं करेगा। फिर आपका है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में है राइट टू एजुकेशन, पढ़ाई करो आप, ऐसा नहीं है कि आपको कोई पढ़ाई से रोक दे। राइट टू अपने कल्चर को फॉलो करो, आपको मदरसे में जाना है मदरसे में जाओ, आपको मंदिर में पढ़ने जाना है मंदिर में जाओ, ये सारी चीज़ें, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। फिर लास्ट जो हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ ये है कि अगर आपके राइट पे कोई आँच आती है, आपका कोई राइट डिस्टर्ब हुआ है, तो आप कोर्ट में जाके कंप्लेन कर सकते हो कि हाँ यहाँ पे मेरा अधिकार मुझसे छीना जा रहा है। अगर कोई आपसे कह रहा है कि पढ़ाई मत करो, मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा, मैं किसी कीमत पे नहीं पढ़ने दूंगा, कोई आपको ज़बरदस्ती पढ़ाई से रोक रहा है, तो आप जा सकते हो कोर्ट में। आप बोलोगे कि कोर्ट, ये बंदा मेरा राइट टू एजुकेशन छीन रहा है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये लास्ट वाला जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ यही है कि अगर आपका कोई भी अधिकार आपसे छीना जा रहा है तो आप जाके कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हो। एक चीज़ और याद रखनी है, अगर आपसे पूछ ले राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ किस आर्टिकल में है, तो वो है आर्टिकल 32। 4 आर्टिकल ज़रूर याद रखना। एक आर्टिकल नंबर 14 अभी मैंने बताया क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक, अभी और मैंने 17 बताया, 17 में क्या बोला, अनटचेबिलिटी का एबोलिशन, छुआछूत को ख़त्म करना। फिर आप याद कर लेना 21 है राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। क्या है? राइट टू लाइफ, मतलब आपसे जीने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता, आपको कोई मार नहीं सकता ऐसे आके, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये राइट टू लाइफ कौन से आर्टिकल में? 21। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है आर्टिकल 32 में। चैप्टर थोड़ा बड़ा हो रहा है बट इट्स ओके, काफ़ी चीज़ें हैं चैप्टर में, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। ठीक, चलो बात समझ में आ गई राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल 32 में। अब एक और क्वेश्चन जो आ सकता है, कौन सा ऐसा राइट है जो इमरजेंसी के दौरान रोका नहीं जाता? इमरजेंसी जब कंट्री में लग जाती है, मतलब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, सारे राइट्स ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक राइट है जो इमरजेंसी के टाइम पे ख़त्म नहीं होता, वो होता है राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। जीने का अधिकार आपसे कोई कभी भी नहीं छीन सकता, इमरजेंसी के दौरान भी नहीं छीन सकता। तो राइट टू लाइफ इमरजेंसी के दौरान भी नहीं ख़त्म होता है, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। सेकुलरिज्म का मतलब है सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन। कहने का सिंपल सा मतलब है कि रिलीजन के बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं होगा लोगों के बीच में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप हिंदू हो तो आपको ज़्यादा फेवर देंगे, आप मुस्लिम हो तो आपका ज़्यादा फेवर देंगे, आप सिख हो तो आपको ज़्यादा फेवर दिया जाएगा। सेकुलरिज्म का मतलब है सब कोई इक्वल है गवर्नमेंट की नज़र में, गवर्नमेंट के बीच और रिलीजन के बीच कोई रिलेशन नहीं रहेगा, दोनों एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे। बात समझ में आई? तो अगर पूछे सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन क्या होता है, तो आप बिना सोचे समझे क्या करोगे, सेकुलरिज्म पे टिक मार दोगे। आगे बढ़ेंगे, अगला देखते हैं क्या है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जिस तरीके से हमको फंडामेंटल राइट दिया गया है उसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं कि हर इंसान की कोई ड्यूटी है। टोटल 11 ड्यूटीज़ हैं। ड्यूटी में क्या आती है मैं ऊपर ऊपर से बता देती हूँ कि आप अपने देश के जो हेरिटेज हैं, जैसे लाल किला है, ताजमहल है, उन सब की रक्षा करोगे, उनको ख़राब नहीं करोगे, तोड़ो फोड़ोगे नहीं। अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको सही रखोगे, उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं करोगे। ये सारी ड्यूटीज़ हैं, लेकिन हम फॉलो नहीं करते, वो अलग बात है। तो मैं तो करती हूँ भाई, तुम लोग नहीं करते तो वो अलग बात है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितने कॉन्स्टिट्यूशन में? वो 11 है। ठीक, ये याद रखना। पूछ ले हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन? देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। राइट, अब जो चैप्टर के लास्ट में एनसीईआरटी में दिया हुआ है उस पर बात कर लेते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये छोटे से इमेज में दी हुई हैं, लेकिन एग्जाम में पूछ सकता है और पूछा भी है। क्या पूछा है? फूड एंड एग्रीकल्चरल मिनिस्टर। अगर आपसे पूछे फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन था पहला, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर पहला कौन था? श्री जयराम दास दौलतराम। ठीक है, पहला प्राइम मिनिस्टर इंडिया का कौन था? जवाहरलाल नेहरू, हर कोई जानता है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछे फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कहा जाता है ना,
जी हाँ, बिल्कुल कहा जाता है। इसके बाद हेल्थ मिनिस्टर पहली कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया का पहला कौन था? जॉन मथाई। लेबर मिनिस्टर कौन था? जगजीवन राम। इसको याद कर लेना, नालायक को छोड़ मत देना। एजुकेशन मिनिस्टर कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। प्राइम मिनिस्टर तो ज़रूर याद करना, जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट प्रेसिडेंट ज़रूर याद करना, राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये एजुकेशन मिनिस्टर ज़रूर ही याद करना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलो अगले स्लाइड पे देखते हैं क्या हमारा चैप्टर में छूटा हुआ है। आपसे एनसीईआरटी बुक में बताया कि नेपाल ने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया। आपसे पूछ सकता है व्हेन डिड नेपाल अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, कब अडॉप्ट किया था? 2015 में। एक दूसरा क्वेश्चन जो पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है कि नेपाल ने कब इंटेरिम कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। इंटेरिम कॉन्स्टिट्यूशन वो कब किया था? 2007 में। ठीक, जब आपसे पूछेगा इंटेरिम कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल ने, इंडिया ने नहीं, इंडिया ने कब अडॉप्ट किया था? 26 नवंबर 1949। ये हम क्या किसकी बात करें? नेपाल की। नेपाल ने 2007 में इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था और 2015 में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। लास्ट चीज़ जो इस चैप्टर से बची हुई है वो ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर या फिर गार्जियन कौन होता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। जो इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, यही होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेटर और गार्जियन भी। बात समझ में आई? ये था हमारा पूरा चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। सारे के सारे ये वीडियो देखने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो ज़रूर देखना। प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है मैंने, और टेलीग्राम जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया वो ज़रूर ज्वाइन कर लें। हैव अ गुड डे, बाय।